क्योंकि उस समय मुद्रा का चलन ही नहीं था। तो इसलिए कहा गया इसमें कि इसमें आर्थिक शक्ति के कुछ खातों में केंद्रीकरण की समस्या पैदा ही नहीं होती है। उसके बाद दिया इसमें अगला पॉइंट, सरल विधि। तो यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे सरल विधि है। अगर मान लिया जाए एक देश का माल दूसरे देश में भेजा जा रहा है और दूसरे देश का माल अपने देश में मान लो मंगाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है विनिमय किया जा सकता है ना। जैसे कि मान लो भारत देश में मान लो कोई भी अनाज, जैसे गेहूं ले लेते हैं अपन, वो अगर अधिक मात्रा में हो रहा है, विदेशों में कोई और दूसरी वस्तु अधिक मात्रा में हो रही है, तो इस प्रकार से जो है वस्तुओं का आदान प्रदान किया जा सकता है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली है वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे सरल विधि है, क्योंकि वस्तुओं का ही इसमें लेन देन होगा, मुद्रा से कोई मतलब नहीं है। एक वस्तु को दूसरे देश में भेजा जाएगा और दूसरी वस्तु जो है किसी अन्य देश में मंगाई जाएगी। इस प्रकार से जो है वस्तुओं का लेन देन इसके अंतर्गत आसानी से हो सकता है। फिर है अगला पॉइंट, सापेक्ष कीमतों को प्रकट करने में सहायक। तो सापेक्ष कीमतों को प्रकट करने में जो है वस्तु विनिमय प्रणाली सहायक होती है, क्योंकि इसमें एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु में प्रकट की जा सकती है। अब जैसे कि देखो, मान लो हमने कोई अनाज लिया, मान लिया जाए गेहूं, कितने रुपए किलो मिलता है बाजार में, बताओ तो कोई। गेहूं और चावल का रेट अंदाजा। मैम गेहूं, मैम चावल, मैम 20 रुपए किलो चावल। 20 रुपए किलो है, चावल 15 रुपए किलो। हाँ ठीक है, 15 रुपए किलो मान लो चावल और गेहूं 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो, तो दोनों में अंतर है 5-5 रुपए का, है ना। तो देखो, अब अगर मान लो हम वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, यदि हम गेहूं के बदले हम उतना ही मात्रा में चावल ले रहे हैं, तो इसमें क्या लिखा है, इसमें सापेक्ष कीमतों को, ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली है वो सापेक्ष कीमतों को प्रकट करने में सहायक होती है, क्योंकि इसमें एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु में प्रकट की जा सकती है। मान लो हमने 10 रुपए किलो चावल लिए, तो हो सामने वाले को हम उतने ही कीमत के आधार पर उतना ही जो है गेहूं की मात्रा उनको प्रदान कर सकते हैं। हालांकि मुद्रा के चलन में आने से क्या हुआ, सब वस्तुओं का मूल्य निर्धारित हो गया, कोई वस्तु ज्यादा कीमत की है तो कोई वस्तु कम कीमत की है, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जो है सभी वस्तुएं जो है तो उनको एक ही मतलब कीमत पर एक ही दृष्टि से जो है देखा जाता है। तो इसलिए कहा गया इसमें कि सापेक्ष कीमतों को प्रकट करने में जो है ये वस्तु विनिमय प्रणाली सहायक होती है, क्योंकि इसमें एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु में प्रकट की जा सकती है। मान लिया जाए चावल की कीमत 10 रुपए है, तो गेहूं का भी मान लो वही रेट रखा जाएगा, क्योंकि हालांकि उस समय तो मुद्रा का चलन था नहीं, लेकिन मान लो किसी व्यक्ति ने 10 किलो गेहूं लिया है किसी व्यक्ति से और वो अदला बदली कर रहा है, तो वो सामने वाले व्यक्ति को वो 10 किलो चावल ही देगा, भले उसी की कीमत कितनी भी क्यों ना रहे, क्योंकि वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है। इसमें कीमत से उतना मतलब नहीं है, बल्कि वस्तु से मतलब है कि कितनी मात्रा में वस्तुओं का लेन देन किया जा रहा है, उसके हिसाब से जो है वस्तुओं का विनिमय इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता। अब दिया है इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां या दोष। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष लिखिए, मतलब क्या कमियां हैं इसके अंतर्गत, है ना। तो जैसा कि इसमें लिखा है, सबसे पहला पॉइंट, दोहरे संयोग का अभाव। दोहरा यानी बताओ, दोहरा से क्या समझते हो। दोहरे अकाउंट में अपन पढ़े थे, दोहरा लेखा प्रणाली, तो दोहरे मतलब क्या होता है, दो तरफ। हाँ, दोनों तरफ, है ना। मतलब जैसे कि किसी भी लेन देन के लिए कितने पक्ष का होना जरूरी है, 1 या 2 या 3 या 4, 2 पक्ष का मैम, 2 पक्ष का होना जरूरी है। जैसे एक क्रेता और एक विक्रेता, इन दोनों का है ना। तो वही बताया जा रहा है इसमें। सबसे पहले इसमें कमियां जो है वो है दोहरे संयोग का अभाव। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे बड़ा दोष यही पाया जाता है कि किसी एक व्यक्ति से उस व्यक्ति का संपर्क होना जिसके पास पहले व्यक्ति की आवश्यकता की वस्तु हो, तथा उसे दूसरे को जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह वस्तु पहले व्यक्ति के पास हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लिया जाए, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि यदि राम के पास चावल है और उसे गेहूं की आवश्यकता है,
खोजेगा? जिसके पास में गेहूं हो, है ना? जी मैम। देखो राम के पास चावल ऑलरेडी है ही है, लेकिन अब वो चाहता है कि उसके पास गेहूं भी आ जाए, तो वो ऐसे व्यक्ति को खोजेगा जिससे वो चावल और गेहूं का मतलब अदला बदली कर सके, है ना? तो वही लिखा गया इसमें कि यदि राम के पास चावल है और उसे गेहूं की आवश्यकता है, और मान लो सोहन के पास गेहूं है, लेकिन सोहन उसके बदले चावल नहीं लेना चाहता, तब ऐसी कंडीशन में विनिमय होगा क्या? बताओ, विनिमय नहीं होगा है? मैम, नहीं होगा मैम, नहीं होगा, नहीं होगा मैम। वाला व्यक्ति तैयार ही नहीं हो रहा है, उसको जरूरत ही नहीं है चावल की, तो वो जबरदस्ती क्यों लेगा उससे, है ना? राम को जरूरत है गेहूं की, लेकिन राम को ये पता है कि सोहन के पास है गेहूं, तो वो सोहन से अदला बदली करना चाहता है वस्तु का, लेकिन सोहन जो है उसके लिए वो तैयार नहीं होता, सोहन चावल लेने के लिए तैयार नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में विनिमय संभव हो ही नहीं पाएगा, है ना? विनिमय उस समय तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे के पास की वस्तु की आवश्यकता न हो। तो इसलिए कहा गया इसमें कि सबसे इसका जो दोष है ये है दोहरे संयोग का अभाव होना, मतलब दोहरे संयोग की कमी होना। जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास जो चीज है और वो किसी अन्य व्यक्ति से वो चीज को आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं हो पाता है ना? तो वही चीज बताई जा रही है इसमें कि ऐसा संयोग मतलब दोहरे संयोग का संयोग जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कठिनाई से ही हो पाता है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को उसी चीज की आवश्यकता हो सकता है कि सोहन को चावल में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो क्यों अदला बदली करेगा, है ना? तो ऐसी कंडीशन में विनिमय हो ही नहीं पाएगा, और विनिमय तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे के पास की वस्तु की आवश्यकता नहीं हो। ठीक है, अब उसके बाद लिखा है सेकंड पॉइंट, वस्तु विभाजन की समस्या। विभाजन यानी बंटवारा करना मैम, विभक्त करना। हाँ, बंटवारा। तो देखो जैसे कि इसमें एग्जांपल इसमें लिखा है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका विभाजन करना सरल नहीं होता। अब जैसे कि देखो एग्जांपल करके बता रही हूँ, मान लो किसी व्यक्ति के पास एक बोरी चावल है, ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति है उसके पास मान लो 2 बकरियां है, ठीक है, अब वो अदला बदली करना चाहता है, तो क्या एक बोरी चावल के हिसाब से वो बकरी को मतलब अदला बदली कर सकता है? बकरी के कुछ हिस्से कर सकता है क्या कि बकरी का इतने हिस्सा को देगा, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, बकरी का है ना? तो वैसे से बताया जा रहा है कि कुछ वस्तुएं ना ऐसी होती हैं जिनका विभाजन करना सरल नहीं होता, और मान लिया जाए उसका विभाजन कर भी दिया जाए तो उस वस्तु का मूल्य शून्य हो जाएगा, क्योंकि उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। मान लो उसने कह दिया सामने वाले व्यक्ति ने कि मुझे आधा बकरी चाहिए, है ना, तो उसको काट के देना पड़ेगा वो बकरी, मान लो, तो उस कटी हुई बकरी की तो किसी के पास कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसका तो कोई मूल्य ही नहीं रहा, क्योंकि बकरी तो मर गई। आधा हिस्सा उस सामने वाले के पास रहेगा, आधा जो उसका मालिक है उसके पास रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु का कोई मूल्य नहीं रह जाता। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर राज के पास बकरी है और उसे उसके बदले मतलब उस बकरी के बदले उसे चावल चाहिए, कपड़ा, दाल, इन सब की आवश्यकता है, तो सबसे पहले वो ऐसे व्यक्ति की खोज करनी पड़ेगी जिसके पास चावल, दाल, कपड़ा तीनों वस्तुएं हो। अब ऐसा जरूरी है क्या सभी व्यक्ति के पास एक ही समान वस्तु मिल जाए? बताओ, ऐसा हो सकता है कि एक ही व्यक्ति जो है चावल, दाल और कपड़े का अदला बदली कर ले? ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना? तो वही बताया जा रहा है इसमें कि अगर मान लिया जाए राज के पास बकरी है और उसे चावल, दाल और कपड़े की आवश्यकता है, तो वो क्या करेगा? पहले वो ऐसे व्यक्ति की खोज करेगा जो वो इन तीनों वस्तुओं की अदला बदली करने के लिए तैयार हो और उसके बदले में वो बकरी लेने के लिए तैयार हो। तो उसके सामने भी एक प्रकार से कठिन समस्या होती है, क्योंकि तीनों वस्तुएं एक साथ लेन देन करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव हो ही नहीं पाएगा, और तीनों वस्तुएं एक साथ उस व्यक्ति के पास होना ऐसा जरूरी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। मान लो एक किसान है ना, मान लो उसके पास कम मात्रा में भूमि है, तो क्या वो एक ही भूमि पर
दाल भी उगाएगा, चावल भी उगाएगा, कपास की खेती भी करेगा, कपड़े का निर्माण भी करेगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। नहीं हो सकता है। कुछ है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में ना वस्तु का विभाजन करने की, वस्तु के अलग अलग हिस्से करने की जो है समस्याएं पाई जाती हैं। इसलिए जो है वस्तु विनिमय प्रणाली में कई प्रकार की कठिनाइयां होती है। उसके बाद लिखा है इसमें धन के संचय का अभाव। संचय यानी संचय मतलब इकट्ठा होना मैम, है ना? हाँ, इकट्ठा करना, है ना? तो देखो इसमें लिखा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था, केवल वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। अब उस समय तो किसी प्रकार का कोई धन या मुद्रा कुछ भी चलन में थी नहीं, है ना? तो वस्तुओं के द्वारा आदान प्रदान करके व्यक्ति क्या करते थे, अपनी आवश्यकता की संतुष्टि कर लेते थे, है ना? उनको लगता था कि हाँ वस्तु विनिमय हो गया, जो उनकी जरूरत की वस्तु है उन्होंने एक दूसरे से अदला बदली करके ले ली, वैसे उस समय व्यक्ति जो है उस समय संतुष्ट हो जाते थे। तो इसलिए उस समय क्या था, मुद्रा का चलन तो था नहीं, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में धन के संचय का अभाव पाया जाता था। धन इकट्ठा ही नहीं हो पाता था, है ना? क्योंकि मुद्रा ही नहीं थी तो धन कहाँ से इकट्ठा हो पाएगा। तो इसलिए कहा गया इसमें कि वस्तु विनिमय प्रणाली में धन के संचय का अभाव पाया जाता है। फिर लिखा है इसमें अगला पॉइंट, मूल्य मापन की समस्या। अब देखो जैसे कि हम किसी दुकान में जाते हैं तो कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका हम एक निश्चित कीमत चुकाते हैं। जैसे मान लो हमने कोई सब्जी खरीदी 1 किलो, हमने इसका मूल्य चुका दी 50 रुपए। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ सब्जी का रेट जो है 1 किलो सब्जी हमने इतने रुपए में खरीद के लाई, 1 किलो अनाज हमने इतने रुपए में खरीदा, 1 मीटर कपड़ा हमने इतने रुपए में खरीदा। उस मूल्य को मतलब उस वस्तु के मूल्य को हम माप सकते हैं। लेकिन उस समय क्या था, जब वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी उस समय तो मुद्रा से कोई मतलब ही नहीं था, मुद्रा का चलन ही नहीं था, तो मूल्य मापन की समस्या पाई गई। तो वही लिखा गया इसमें कि वस्तु विनिमय प्रणाली में सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव पाया जाता है। बाजार में ऐसी कोई वस्तु प्रचलित नहीं होती जिसके द्वारा अन्य वस्तुओं के मूल्य का मूल्यांकन किया जाए और जिसके आधार पर वस्तु का क्रय विक्रय या आदान प्रदान किया जा सके। तो सर्वमान्य मूल्य मापक के अभाव में यह निश्चित नहीं किया जा सकता था कि किस वस्तु के बदले में उसे उस कितनी वस्तु की मात्रा ली जाए और दी जाए, क्योंकि उस समय किसी भी वस्तु का कोई मूल्य तो मापा नहीं जा रहा था, है ना? जैसे एक बोरी अनाज है, मान लो 1 बोरी चावल है, तो उसके बदले वो लोग कोई और वस्तु जो है उसका अदला बदली कर लेते थे, लेकिन वो कितने किलोग्राम है या उस चावल का रेट या उस गेहूं का रेट कितना है ये उनको समय पता ही नहीं था, है ना? क्योंकि उस समय कोई मुद्रा प्रणाली प्रचलित थी ही नहीं। तो इसलिए कहा गया इसमें कि सर्वमान्य मूल्य मापक के अभाव में यह निश्चित नहीं किया जा सकता था कि किस वस्तु के बदले में कितनी वस्तु की मात्रा ली जाए या दी जाए। अब देखो जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कि यदि किसी को चावल की आवश्यकता और उसके पास गेहूं है, तब यह निश्चित करना कठिन होता था कि वो कितने चावल के बदले वो कितना गेहूं देगा, है ना? ये क्योंकि उस समय मूल्य मापन का कोई सवाल ही पता नहीं होता था, है ना? तो इस प्रकार सर्वमान्य मूल्य के अभाव में आदान प्रदान करने वाली वस्तुओं की मात्रा असीमित होती थी। लोग कितना भी अनाज जो है एक दूसरे को अदला बदली कर लेते थे। उस समय लोगों को किसी वस्तु का मूल्य कैसे मापना है ये सब उनको नहीं आता था, है ना? तो इसलिए क्या कहा गया इसमें, उस समय जब है मतलब सर्वमान्य मूल्य के अभाव में जो वस्तुएं आदान प्रदान की जाती थी ना, उसकी मात्रा अनिश्चित रहती थी या असीमित होती थी। कितनी भी मात्रा में जो है वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, इसके कारण जो है कभी कभी किसी एक पक्ष को हानि की भी संभावना हो सकती थी। अब हो सकता है किसी के पास 1 बोरी चावल है, सामने वाले के पास आधा बोरी गेहूं है, फिर भी वो आदान प्रदान कर रहा है क्योंकि उसको आवश्यकता है। लेकिन इसमें नुकसान किसको होगा, जिसको कम मात्रा में वस्तु प्राप्त हो रही है। तो इसलिए कहा गया इसमें कि कभी कभी किसी एक पक्ष को जो है इसमें हानि भी हो सकती थी, क्योंकि उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली होने के कारण वस्तुओं का मूल्य वगैरह जो है मापा नहीं जा सकता था। लोग असीमित मात्रा में वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, इसलिए कभी कभी किसी एक पक्ष को जो है हानि उठानी पड़ जाती थी। फिर लिखा है इसमें क्रय शक्ति के हस्तांतरण की समस्या। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति को
अपनी क्रय शक्ति के हस्तांतरण अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में अत्यधिक असुविधा एवं कठिनाई का सामना करना पड़ता था। जैसे कि इसमें लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी कोई भी संपत्ति, मकान या जमीन इन सबको मान लो बेचना है, तो ये तो संभव हो ही नहीं पाता था, क्योंकि मकान को उठा के क्या हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं क्या? बताओ, ले जा सकते हैं? मकान है, जमीन है, ये सबको हम ले जा सकते हैं क्या? नहीं ले जा सकते। नहीं मैम। व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी संपत्ति हो या मकान हो या जमीन इन सबको ले जाना हो, तो यह तो बिल्कुल असंभव होता है। यदि वह उसे बदल कर वस्तु के रूप में ले जाना चाहे तो उसे श्रम, समय और धन व्यय करना पड़ता था। मतलब अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके मकान के बदले या उसकी जमीन के बदले अगर कोई उसको कोई भी वस्तु जो उसके लिए जरूरी आवश्यकता की है उसकी वो अदला बदली कर ले, अब उस वस्तु को भी उसको ले जाना है, तो ऐसे तो वो उठा के ले जा नहीं सकता है ना, किसी न किसी साधन के माध्यम से ले जाना पड़ेगा, या तो उसको खुद अपने मतलब पीठ पर लाद कर जो है वो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना पड़ता था। तो इसलिए कहा गया इसमें कि यदि वह उसे बदलकर मतलब अपने मकान या संपत्ति को बदलकर वस्तु के रूप में अगर वो ले जाना चाहे तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को श्रम, समय और धन अधिक खर्च करना पड़ता है, क्योंकि यह वस्तुएं जो है अधिक स्थान घेरती है ना। मतलब बड़े बड़े अगर अनाज के बोरे भी ले जाने हैं तो उसके लिए उनको ज्यादा श्रम करना पड़ेगा, है ना, ज्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए कहा गया इसमें कि ये वस्तुएं जो है अधिक स्थान घेरती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपनी क्रय शक्ति के हस्तांतरण अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में अत्यधिक असुविधा और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन बेचकर कहीं और जाना चाहता है, अपना मकान बेचकर, तो उसको अपना पूरा सामान लेके जाना पड़ेगा, उसके लिए उसको ज्यादा श्रम करना पड़ता है, ज्यादा खर्च करना पड़ जाएगा ऐसी स्थिति में। और ऐसी स्थिति में वो जो वस्तुएं हैं जिसको वो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना चाहता है तो वो वस्तुएं भी जो है वो अधिक स्थान घेरेगी, है ना। तो क्रय शक्ति के हस्तांतरण की भी समस्या जो है वस्तु विनिमय के अंतर्गत आती है। उसके बाद लिखा इसमें स्थापित भुगतान का अभाव। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के वर्तमान सौदों को भविष्य के में भुगतान करने के लिए स्थगित करना कठिन हो जाता है। अब देखो, मुद्रा के आ जाने से क्या होता है, लोग अधिकतर लेन देन उधार में कर लेते हैं। अगर उनके पास अभी पैसा नहीं है तो वो क्या करते हैं, भविष्य में भुगतान कर सकते हैं, है ना, लेन देन को स्थगित कर सकते हैं। अभी जरूरत की जो वस्तुएं हैं लोग उसको खरीद के रख लेते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे जो लोग पैसा चुकाते रहते हैं। तो उस समय क्या था, मुद्रा का चलन उतना था नहीं, तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। इसलिए जो है वर्तमान के सौदे को, जो सौदा अभी किया जा रहा है उसको भविष्य में भुगतान करने के लिए स्थगित करना कठिन हो जाता था, क्योंकि इसमें क्या होता था, तुरंत अदला बदली होती थी। चावल के बदले गेहूं या दाल या जो भी अनाज हो उनका, उन सब किसी भी वस्तु का जो है तुरंत अदला बदली की जाती थी। अगर किसी ने ये बोल दिया कि तुम आज मुझे 1 बोरी चावल दे दो, मैं 1 महीने के बाद तुमको इतना बोरी गेहूं दूंगा, तो ऐसा संभव उस समय ऐसा नहीं हो पाता था। मतलब किसी भी सौदे को भविष्य में भुगतान करने के लिए स्थगित करना कठिन हो जाता था। तो स्थगित भुगतान सुविधा के अभाव में अदला बदली प्रथा में कठिनाइयां उत्पन्न होती थी, है ना, क्योंकि भुगतान को जो है लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता इसमें, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में तुरंत अदला बदली होती है किसी भी वस्तु की। तो भविष्य के भुगतान के लिए जो है मतलब सौदों को जो है रोक के नहीं रखा जा सकता था। तो ये सब कठिनाइयां जो है वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आती थी। ठीक है, अब बताओ इसमें जहां पे भी समझ में ना आया हो ये पॉइंट्स में पूछ सकते हो। अब बताओ जहां जहां जिसको भी जो भी दिक्कत हो। मैम तीसरा बता दीजिए एक बार थोड़ा सा। हाँ, तीसरे में क्या लिखा है कि धन के संचय का अभाव। अब देखो, अब क्या है, अब जैसे कि अभी एग्जाम्पल बता रही हूँ, अभी लोग क्या करते हैं, अधिक कोई भी व्यक्ति कार्य क्यों करता है, आर्थिक क्रियाएं क्यों की जाती है, बताओ तो। मैम
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने करती के लिए। ताकि वो धन इकट्ठा करके रख सके, ताकि भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके। अब पहले के जमाने में जब वस्तु विनिमय थी ना, प्रणाली थी, तो उस समय लोग धन इकट्ठा करना नहीं जानते थे, धन के बारे में उनको नॉलेज ही नहीं था ना। तो वे इसलिए उस समय जो है धन के संचय का अभाव पाया जाता था। तो वही लिखा गया इसमें कि वस्तु विनिमय प्रणाली में केवल वस्तुओं का ही आदान प्रदान होता था, और वस्तुओं के द्वारा आदान प्रदान करके व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते थे। जैसे कि पहले के समय में मान लो कोई लोग बीमार भी होते थे, तो वो लोग, जैसे अभी हम लोग डॉक्टर को फीस देते थे, उस समय के जो लोग हैं फीस के बदले कोई भी वस्तु उनको ले जाके दे रहे हैं, कोई भी अनाज उनको ले जाकर दे रहे हैं। तो उस समय धन का की कोई उतनी मतलब कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो इसलिए जो है उस समय के लोग धन इकट्ठा नहीं कर पाते, ताकि पूर्ति जो है वस्तुओं का आदान प्रदान करके पूरा कर लेते थे। जिसको कपड़े की आवश्यकता है तो वो उसके पास उसकी अदला बदली करते, जिसके पास कपड़े अधिक मात्रा में है वो उसको अनाज दे देंगे या कुछ अन्य वस्तु मतलब की अदला बदली लोग कर लेते थे। इस प्रकार से जो है लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हो रही थी, लोग संतुष्ट हो रहे थे। तो इसलिए जो है लोगों के मन में कभी भी धन इकट्ठा करना है इस प्रकार का कोई भाव भी उत्पन्न नहीं हुआ। तो इसलिए कहा गया इसमें कि वस्तु विनिमय प्रणाली में धन के संचय का अभाव पाया जाता है। लोग इस समय धन इकट्ठा करने के बारे में सोचते ही नहीं थे। ठीक है, ये इसका मतलब निकल रहा है। और कुछ मैम फर्स्ट वाला फर्स्ट में लिखा था कि दोहरे संयोग का अभाव। अब मान लो अदला बदली करनी है तो उसके लिए कितने लोग की आवश्यकता पड़ेगी? किसी भी वस्तु का आदान प्रदान करना है 2 लोग की मैम। है ना। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लिया जाए कोई दुकानदार दुकान खोल के बैठ गया, उसके दुकान में कोई क्रेता ही नहीं आएगा, तो क्या लेन देन होगा? क्या नहीं मैम, होगा, है ना। तो किसी भी लेन देन के लिए 2 पक्षों का होना जरूरी है। तो वैसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली में भी जो है 2 पक्षों का होना जरूरी है, क्योंकि वो दोनों व्यक्ति जो है अपने एक दूसरे से मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान या अदला बदली कर सकते। तो इसमें क्या होता था, दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता था। इसमें खोज करना कठिन है। जैसे किसी एक के पास चावल है और उसको गेहूं की आवश्यकता है, तो वो ऐसे व्यक्ति की खोज करेगा जिसके पास गेहूं भी है और वो उस गेहूं का आदान प्रदान करना चाहता है ना। तो इसमें खोज करने में दिक्कत आती थी, ढूंढने में कठिनाइयां होती थी। तो वही लिखा गया इसमें कि वस्तु विनिमय प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यही है कि किसी एक व्यक्ति से उस व्यक्ति का संपर्क होना जिसके पास पहले व्यक्ति की आवश्यकता की वस्तु तथा उसे दूसरे को जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह वस्तु पहले व्यक्ति के पास भी होनी चाहिए। जैसे कि मान लो ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए के पास गेहूं है ना, तो और उसको चावल की आवश्यकता है, तो ए व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की खोज करेगा जिसको गेहूं की आवश्यकता, तब जाकर जो है गेहूं और चावल का आदान प्रदान हो सकता है। लेकिन सामने वाला भी उस वस्तु के आदान प्रदान के लिए तैयार होना भी जरूरी है। अगर वो तैयार नहीं होगा, वस्तु की अदला बदली करने के लिए तैयार नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में विनिमय हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो ऐसा संयोग बहुत ही कठिनाई से उनको मिल पाता था। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया ना कि यदि राम के पास चावल है और उसको गेहूं की आवश्यकता है और सोहन के पास गेहूं है, लेकिन सोहन को चावल की आवश्यकता नहीं है, तो वो क्यों अदला बदली करेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में विनिमय नहीं हो पाएगा। तो राम को ऐसी की खोज करनी पड़ेगी कि उसके पास से वो चावल ले ले और वो सामने वाले व्यक्ति से वो गेहूं ले ले। तो ऐसे में विनिमय करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि इसके लिए बहुत एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वैसी व्यक्तियों की खोज करनी पड़ जाती है ना। तो ये विनिमय उस समय तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे के पास की वस्तु की आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर 2 व्यक्ति मिल गए, दोनों व्यक्ति को एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता है, तो विनिमय आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए दोनों व्यक्तियों के पास सामान तो है लेकिन वो लोग अदला बदली नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में विनिमय हो ही नहीं सकता। तो इसलिए कहा गया इसमें कि वस्तु विनिमय प्रणाली में ना दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों की खोज करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है ना। जबकि हमारे पास अगर मुद्रा है, पैसे हैं, तो हम पैसे के माध्यम से हम कोई भी वस्तु जो है कहीं से भी आसानी से हम ले सकते हैं। इसमें हमको वस्तु अदला बदली करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है
है ना। केवल विक्रेता को पैसे दो और आवश्यकता की वस्तु खरीद लो। ठीक है, और कोई पॉइंट्स इसमें? और किसी कुछ पूछना है इसमें? मैम नंबर 6। हाँ, इसमें क्या लिखा था? स्थापित भुगतान का अभाव। देखो, जैसे आजकल क्या करते हैं, बहुत से लोग, व्यापारी लोग उधार लेन देन करते हैं, सामान ले आते हैं, है ना, उसका भुगतान बाद में किया जा सकता है, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, या जितने भी दिन के बाद उन लोग भुगतान कर सकते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था? तुरंत ही वस्तुओं की अदला बदली करनी पड़ती है। इसमें अदला बदली करने के लिए काफी लंबे समय तक जो है भुगतान को स्थगित नहीं किया जा सकता। तो वही लिखा गया इसमें कि वस्तु विनिमय प्रणाली के वर्तमान सौदों को, मतलब अभी हमने कोई सौदा कर रहे हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत, तो अभी ही हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। यदि हम बोल दिए किसी को कि तुम मुझे 1 बोरी चावल दे दो, मैं तुम्हें कुछ दिन के बाद इतने बोरी गेहूं दूंगा, तो सामने वाले व्यक्ति इतने दिन तक रुकेगा क्यों? क्योंकि उसको तो आवश्यकता तुरंत है ना, तो वो क्यों वेट करेगा सामने वाला व्यक्ति, है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि वस्तु विनिमय प्रणाली में वर्तमान सौदों को भविष्य में भुगतान करने के लिए स्थगित करना कठिन हो जाता है ना। भविष्य के लिए वो सामने वाला व्यक्ति नहीं रुकेगा, क्योंकि उसको भी अभी वस्तु की आवश्यकता है, तो वो अभी ही लेन देन करना चाहेगा, है ना। तो इसलिए जो है वर्तमान सौदों को भविष्य में भुगतान करने के लिए स्थगित इसमें नहीं किया जा सकता, या स्थगित करना कठिन हो जाता है। और स्थगित भुगतान सुविधा के अभाव में अदला बदली प्रथा में कठिनाइयां उत्पन्न होती। ये इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो है भविष्य के लिए वस्तुओं का वेट नहीं कर सकता। जरूरत अभी है ना, अनाज की जरूरत उसको अभी है, किसी भी कपड़े की जरूरत, किसी भी वस्तु की जरूरत उसको अभी है, तो भविष्य के लिए क्यों इंतजार करेगा। तो इसलिए व्यक्ति क्या करता है, ऐसे व्यक्ति की खोज करता है जो तुरंत अदला बदली कर ले, ताकि भविष्य के लिए उसको रोक के ना रख सके। ठीक है, अब कल पढ़ेंगे मुद्रा का अर्थ या परिभाषा। ठीक है, अकाउंट का तुम लोग ना बस मेरे को बता देना, कौन कौन सा जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको मैं बता दिया करूंगी, पर एकदम ना पूरा ना पढ़ाने में ना मेरे को दिक्कत होगी। हाँ मैम वसूली खाता को कुछ नहीं बना पाते हैं। अच्छा, वसूली खाता, ठीक है। और वसूली खाता हो रहा है अकाउंट में मैम, हाँ अकाउंट में बहुत दिक्कत हो रहा है मैम। तो मेरे को ना मेरे स्कूल से ना अभी हम लोग को ना बहुत काम बढ़ गया। स्कूल से ना हम लोग लेट भी आ रहे हैं, सुबह जल्दी भी जाना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। और तो 5-5 पीरियड हो गए है ना, मैं पढ़ा देती पर मैं खुद थक जाती 5 मिनट पढ़ाने के बाद, फिर घर में आओ फिर और पढ़ाओ, सवेरे भी पढ़ा के जाना पड़ रहा है अभी। हम लोग के स्कूल में भी यही होता है मैम, एक पहला फर्स्ट खंड हो जाएगा पढ़ाई, फिर जो बच्चा रहेगा ना मतलब 5 पीरियड होने के बाद 3 पीरियड ना लास्ट में होता है आधे घंटे का, जो मेन सब्जेक्ट रहता है 3 का। तो वही तो हम लोग के स्कूल में भी ना एकदम काम बढ़ गया है, बहुत सारे काम आ गए हैं, एकदम मैं थक जाती हूँ। इसलिए मैं तुम लोगों को बोल रही थी जो मेन टॉपिक का है ना, जैसे कि साझेदारी का अवकाश ग्रहण करने में वो एक निवृत्त साझेदार का हिस्सा निकालने वाला, उसको मैं बता दूंगी क्योंकि वो क्वेश्चन आता ही है। और नए साझेदार वाला भी बता दीजिएगा। नया पूरा पढ़ाई भी नहीं है मैम, छोड़ दिए हैं। एक बार थोड़ा सा बता दीजिएगा ना। वही साझेदार का निवृत्ति वाला मैम। नहीं, उसमें है ना जो उसके उत्तराधिकारी को कैसे हिस्सा दिया जाता है, वो वाला क्वेश्चन आता है। नहीं पढ़ा है मैम, हम लोग के स्कूल में छोड़ दिए हैं उसको। अंशों का निर्गमन एवं हरण पढ़ा रहे हैं, कंपनी वाला छोड़ दिए हैं, उसको नहीं पढ़ा रहे हैं मैम। अंशों का हरण तो नहीं है ना अकाउंट में मैम, कंपनी में मैम अंश का हरण नहीं होगा, लेकिन वो अंश मतलब अंश ऋण पत्र वाला है ना, तो हरण तो हट गया है ना इस समय कोर्स से। हरण नहीं होगा लेकिन है मैम। निर्गमन तो सरल है। हम लोग बना रहे थे मैम रात को, आने लायक वाले उसको समझा दूंगी। अब आज तो नहीं, कल वगैरह में देखने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, मतलब 7:45 तक क्लास लिख रही हूँ, है ना। 7:45 बजे चलेगा ना? सुबह मैम? जी मैम चलेगा। भैया शाम को। ओके मैम। कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? कल से स्टार्ट कर दूंगी, जो जो मेन क्वेश्चन आने लगे रहते हैं ना, उसको मैं समझाऊंगी। यस मैम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ताकि भी तुम लोग भी प्रैक्टिस कर लोगे। आज हम लोग कंपनी चैप्टर पढ़ेंगे मैम। ठीक है, अच्छा कितने बजे?
अभी मतलब 7:30 बजे। तो कंपनी, लेकिन मैं कंपनी रात को नहीं बन पाया था। एक तो सवाल जो होमवर्क दिए हैं जिसको बनाने के लिए सोचे स्कूल में 2 लोग बनाते हैं ना, हम लोग अपने एक स्कूल से हैं। तो ये मनन कौन से स्कूल से है? मनन सिद्दीकी? मेरा फ्रेंड है मन्नान। अच्छा मन्नान, अच्छा हाँ। हाँ जी मैम, हम लोग सेम स्कूल से हैं। कॉल करके हम लोग रात को बना रहे थे, बताया था ना कॉल से बना रहे हैं। हाँ ठीक है ना, मैं कल से ना अकाउंट के लिए 7:45 बजे का समय निकालती हूँ, ठीक है? जी मैम। इसमें आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हो अभी?